नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रोहित पांडे और आपका स्वागत है प्रीलिम्स ब्रह्मास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपीएससी हिंदी का उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस जो होता है यूपी पीसीएस 2024 के टेस्ट सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। इस पर हम लोग यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज जितने होंगे वो और दृष्टि आईएएस के उनको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बिना देर के हुए आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज है उसके प्रश्न नंबर 1 से प्राचीन भाषा के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य बताना है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में। कह रहा है कि प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। हाँ ठीक है, करती थी। प्राचीन भाषा के दो महाकाव्य बेसिकली रामायण और महाभारत, इनकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। जी बिल्कुल, इनकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा हम होल्ड हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला है कि अपने देश का नाम इंडिया और अरबी फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। हाँ ठीक है, ये भी यहाँ देखिए केवल सब जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ये बता दें आपको कि प्राकृत भाषा तो है लेकिन ब्राह्मी लिपि नहीं, इसके साथ साथ में खरोष्ठी लिपि भी है। खरोष्ठी लिपि और कौन है, अरमाइक लिपि भी है। अरमाइक लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तीनों चीज़ों का मिला है अशोक के शिलालेख में। चलिए हम दूसरा देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको असत्य बताना है। इस काल के लोग चावल का प्रयोग उत्पादन करते थे। ठीक है। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिर निर्माण का कार्य किया गया था। तो नहीं, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चल गई थी लेकिन मंदिर निर्माण का कार्य इस काल में नहीं हुआ था। इसके समकालीन जो मेसोपोटामिया है उसमें मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, किंतु उत्तर हड़प्पा काल में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ था। तो ये है हमारा गलत और हमको बताना है असत्य। तो हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बाकी इस काल में शिल्पकला की उन्नति थी। ठीक है, मृदभांड चिकने और चमकीले प्राप्त होते थे, ये तो सभी को मालूम है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान से बस्ती क्या हुई थी, स्थानांतरित हुई थी। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वैदिक संस्कृति के बारे में कौन सा असत्य है। देख लेते हैं। इस काल में परिवार प्रसंतात्मक था। ठीक है, सही है। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। ठीक है, सही है। और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें आपको बताना क्या है, आपको बताना है असत्य। तो असत्य है, बाल विवाह इस काल में नहीं चलते थे। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इसमें इस समय जो वैदिक पीरियड है उसमें विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष आयु रखा गया था। ठीक है, इस समय। और इसकी खास बात यह भी थी कि इस समय विधवा विवाह भी हुआ करते थे। विधवा विवाह भी इस समय हुआ करते थे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म में जो वैशाख संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में जो वैशाख संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो वैशाख होता है बुद्ध जयंती से। तो जो थेरवाद हैं, बौद्ध धर्म में जो थेरवादी हैं वो गौतम बुद्ध की जयंती को वैशाख के पर्व के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। मौर्य काल में संस्था और संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो संस्था और संचार जो है मौर्य काल में क्या थी, गुप्तचर व्यवस्था थी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। ठीक है, इसमें है कि उसने प्रतिष्ठान पैठण को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाई। बिल्कुल ये सही है, पुलवामी ने ही बनाया था। वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से क्या हुआ था, पराजित हुआ था। तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। प्रतिष्ठान में सातवाहन की राजधानी भी बनाई और रुद्रदामन प्रथम से क्या हुआ था, ये पराजित हुआ था। अगला है, किस वंश को पितृभक्त वंश कहते हैं। तो किस वंश को कहते हैं पितृवंश वंश। तो ये है माठर वंश। माठर वंश को क्या बोलते हैं, पितृवंश बोलते हैं। ये बेसिकली जो महानदी और गंगा नदी का बेल्ट है उसके बीच में क्या हुआ था, ये माठर वंश का उदय हुआ था। इनमें बेसिकली जो महेंद्र पर्वत का क्षेत्र है उसी के आसपास में ये था माठर वंश।
चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना है कि क्या सही नहीं है। तो ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय देख लीजिए, उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पे था, बिल्कुल। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाई, ये भी बात सही है। उसके काल में हेनसांग आया, नहीं भाई, हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आएगा। किसके काल में आएगा? हर्षवर्धन। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है? अब सही नहीं है बताना है, यानी कि गलत बताना है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन सी, हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में है। अगला है, अगले में है, पूछ रहा है कि मध्यकाल में महत्तर और पट्टिकल नामक, महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? महत्तर और पट्टिकल पदनाम जो होते थे वो प्रयोग होते थे ग्राम के मुखिया के लिए। महत्तर और पट्टिकल ग्राम के मुखिया को कहा जाता था मध्यकाल में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो महान जैन विद्वान हेमचंद जो हैं वो कुमारपाल के दरबार में थे। हेमचंद किसके दरबार में थे? तो हेमचंद कुमारपाल के दरबार में थे। अगला है, वीरकल किसे कहा जाता है? वीरकल किसे कहा जाता है? तो वीरकल कहा जाता है स्मारक को, सॉरी वीरकल ना, तो वीरकल कहा जाता है स्मारक को, ठीक है, स्मारक को कहा जाता है, ठीक है। यहां पे बेसिकली ऐसे स्मारक हैं जहां पर जो वीर लड़ करके मर जाते थे तो उनके मरने के उसमें जो है जो बनाया जाता था उसी का नाम क्या है? वीरकल रखा जाता था। अगला है कि तमिल ग्रंथों में उल्लिखित कलावू और कारपू शब्द, कलावू और कारपू शब्द क्या है? तो कलावू और कारपू शब्द जो था वो विवाह के संदर्भ में प्रयोग होता था। किसके संदर्भ प्रयोग होता था? विवाह के संदर्भ में। जो कलावू होता था बेसिकली वो लव मैरिज होता था, जो वर्तमान समय का लव मैरिज है, प्रेम विवाह, वो होता था, उसे बोलते थे कलावू। और जो कारपू होता था, कारपू, तो कारपू ये माता पिता की पसंद से शादी करना कारपू कहलाता है, जबकि कलावू क्या होता था? अपनी पसंद से शादी करना कलावू कहलाता था। तमिल ग्रंथों में इसके लिए संदर्भ में यूज हुए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? तो ऐसी कौन सी है? तो कल्हड़ की है रजत रंजनी, ठीक है। रजत रंजनी जो है वही है, ठीक है, हर्ष, ठीक है, ओके। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो इसमें सही बताना है, इसमें सही बताना है। तो भैया राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त नहीं किया था, लेकिन, ठीक है, लेकिन पल्लव राजा नरसिंह जो वातापी कोंड की उपाधि धारण किए थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या है? सही है। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में बताना है। वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, ठीक है। जो सही नहीं है यानी कि गलत बताना है, ये तो सही है। अब अगला कह रहा है कि विदेशी यात्री पायस और नूनीज उनके दरबार में आए, ठीक है, पायस और नूनीज, ये भी ठीक है। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की, ठीक है, बारबोसा ने प्रशंसा की। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की। नहीं भाई साहब, दिक्कत की बात यह है कि ये जो रचना है वो संस्कृत में नहीं है, ये उनकी रचना तेलुगु में है। किस में है? तो तेलुगु में रचना है उनकी। कौन सी? आमुक्तमाल्यद। निम्नलिखित में से किसके विचार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही के विभाग की स्थापना की? दीवाने अमीर कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने अमीर कोही है कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के कार्यकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद कराया गया? राग दर्पण का फारसी में जो अनुवाद हुआ है वो किसके कार्यकाल में? तो वो एफएसटी के कार्यकाल में, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में हुआ था राग दर्पण का फारसी में अनुवाद।
निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? तो ऐसा कहा था डोमिंगो पायस ने। किसने कहा है? डोमिंगो पायस ने कहा है कि विजयनगर साम्राज्य वैसे ही है जैसे रोम इतना ही विशाल है। महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था? महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के किस निम्नलिखित सुल्तान ने अधिकृत किया था? तो मुल्ला अहमद है, उसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। ऐसा उसने किस शासक के कहने पे किया था? तो ऐसा है जिसे हम लोग कहते हैं कि कश्मीर का अकबर यानी कि सुल्तान जैनुलाब्दीन ने किया था। सुल्तान जैनुलाब्दीन ने किया था। खोजाश जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है, विकसित साहित्यिक विधा का नाम है। तो खोजाश क्या था भैया? तो खोजाश है जिनान। जिनान को क्या बोलते हैं? खोजाश कहते हैं। मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया। तो इसमें से बताना है कि असत्य है कौन सा है, यानी कि गलत बताना है। तो गलत है इसमें से बी, यानी कि इसने परंपरा दार्शनिक नहीं मानते हैं। और ठीक है, चैतन्य को दार्शनिक बिल्कुल नहीं थे ये, ठीक है, और परंपरावादी तो बिल्कुल भी दार्शनिक नहीं है ये। मूर्ति पूजा और धर्म पूजा का विरोध नहीं किया, ये बात सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समानांतर है, जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और एकेश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में योगदान देती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जो कह रहे हैं कि अरस्तु के दृष्टिकोण के समानांतर है, जिस समय का अरस्तु है उसी समय का है, और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और एकेश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है, वह होता है कौन सा? न्याय। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन शंकरदेव संबंधित हैं। तो शंकरदेव जो नाम से पता चल रहा है, संत शंकरदेव ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? शैव संप्रदाय से संबंधित हैं ये। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा क्या किया गया है? पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है। तो वो कौन है? तो याद रखिएगा, वो अकबर है। योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया है। किसके कार्यकाल में? तो अकबर के कार्यकाल में। फर्र-ए-इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया? फर्र-ए-इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इसमें सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। उसका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फर्र-ए-इज़्दी याद रखेगा, ठीक है। फर्र-ए-इज़्दी किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। हुमायूं के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हुमायूं के बारे में बताना है, इनकी गलत बताना है। कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली, ठीक है, मिली थी, ये बात सही है। 1955 में दिल्ली में फिर से अधिकार कर लिया था, ये भी बात सही है। उसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर होने से हुई थी, ये भी बात सही है। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था, नहीं, ये क्या है? गलत है। इसकी जो प्रिय पत्नी थी हाजी बेगम, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया है? हाजी बेगम ने बनवाया है, ठीक है। हाजी बेगम के किले के निकट उसका मकबरा बनवाया है बेसिकली, ठीक है। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? गलत बताना है। अकबर के उसमें बताना है कि भैया अकबर ने 1572 ईस्वी में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया, ठीक है। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा, हाँ ठीक है, काम्बे में ही देखा था, ये भी बात ठीक है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ठीक है। और अगला कह रहा है कि इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, नहीं। दिक्कत की बात यही थी कि इसमें जो है मिर्जाओं ने अकबर का साथ नहीं दिया था, ठीक है, मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया था। मलिक अंबर के संदर्भ में ये बातें बतानी है आपको कि सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था,
दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। चलिए, मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, कर दिया था। इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। हाँ, बिल्कुल किया था, इजारा को समाप्त करके जब्ती लगाया था। इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनवाई गई राजधानी नौशरपुर को जला दिया था। हाँ, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, असत्य सत्य नहीं है, यानी कि असत्य पूछ रहा है, तो असत्य है इसमें ऑप्शन ए। इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, दक्कन में इसने मुगल सेना का नेतृत्व नहीं किया था। इसने मुगलों का विरोध किया था, एंटी थे ये मुगलों का। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो मनसबदारी के बारे में बताना है। तो मनसबदारी में यहाँ शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। ये क्या है, गलत है। शाहजहां के समय में ठीक ठाक चल रही थी। बाकी तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। मनसबदारों को नगद वेतन न देकर के जागीर दिया जा रहा था। दस्तावेज को वहीं जमादामी कहा जाता था। जमादामी का आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह सरकारी जो महीनवारी था, माहवारी पैमाना था, उस पर कर दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी। अगला देखते हैं, मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं यानी कि गलत बताना है। किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। किसान का अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। चलिए, ठीक है, ये तो सही है। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने से ज्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार थे। ठीक है, ये भी सही है कि पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार भी था। पंचायत ही तय करती थी कि गांव में रहने देना है कि नहीं। जात की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। बंगाल में ग्रामीण दस्तकारों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि को मिरास भी कहा जाता था। मिरास या वतन कहा जाता था। मिरास या वतन नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि जो मिरास वाला वतन वाला है, ये महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकार करती थी जिन पर पुश्तैनी अधिकार होता था। महाराष्ट्र के बेल्ट में उन्हें मिरास या वतन कहते थे। तो ये पुश्तैनी जमीनें होती थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या है, डी गलत है। आईने अकबरी में दी गई प्रशासनिक जानकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। आईने अकबरी के बारे में असत्य बताना है। तो आईने अकबरी के बारे में असत्य, इसमें कह रहा है कि 14 प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। 14 प्रांतों की विकसित जानकारी दी गई। भाई साहब, 14 नहीं है, 12 के बारे में जानकारी दी गई है। 12 प्रांतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो इसमें गलत कौन सा है, ए ही है। इसके अनुसार सयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था। ठीक है, आईने अकबरी में कहा गया कि सयूरगल दान जो था वो राजस्व अनुदान होता था। इसके मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें सूबों तथा उसकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों, सरकार, महल, परगना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, ये भी सही है। मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो मुगल काल में जो इजारेदार थे, वो बेसिकली लगान वसूलने वाला ठेकेदार होता था, उसे ही बोलते थे कौन, इजारेदार। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए और बताना है इसमें। चलिए देख लेते हैं, लंबा क्वेश्चन है। एकता और खालसा दोनों भूमि के प्रकार थे। जहां एकता सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली विशेष भूमि थी, जिसमें इक्तेदार अमीरा मुक्ता कहा था। धन उगाही कर सकता था लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता था। वहीं खालसा सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। ठीक है, उस और खजाज दोनों राजस्व प्रणाली के प्रकार थे। जहां उम्र के जरिए बटाई प्रणाली पर आधारित राजस्व संग्रह होता था, वहीं खराज जो है वो नगद संग्रह पर आधारित होता था। बताना है कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही है ये बताना है इसमें। तो इसमें सही है केवल एक, 2 वाला नहीं। 2 वाला क्या कर दिया है, उल्टा बता दिया है। ठीक है, उल्टा बता दिया है। बाकी ये क्या है, सही है। मुगल शासकों के संदर्भ में बताना है, अकबर और औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। ठीक है, तोप निर्माण में क्या करते थे, गहरी रुचि रखते थे। उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। ठीक है, दोनों सही हैं। अकबर और औरंगजेब दोनों तोप में इंटरेस्टेड थे और उस समय में जो तलवारें होती थी वो उनको बाहर से क्या कहता था, निर्यात किया जाता था। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ है। तो जो नादिर शाह है, नादिर शाह का आक्रमण हुआ है मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। मोहम्मद शाह के कार्यकाल में हुआ है और
मोहम्मद शाह जो मदिरा और जो सुंदरी था इसके प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, इसीलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते थे। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये क्या था, अंतिम मुगल बादशाह था, क्योंकि इसके बाद नादिर शाह अपने साथ में मयूर सिंहासन को ले गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। तो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा लिया था अकबर ने लिया था। ठीक है, अकबर नगाड़ा बढ़िया बजाता था, नगाड़े बजाने में बड़ा कुशल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर है कि 1669 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है। तो सतीश चंद्र का तर्क बताना है। तो सतीश चंद्र का तर्क है कि जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन बिगड़ते हुए हालत की वजह से ऐसा किया गया था, ऐसा लगाया होगा औरंगजेब ने। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में है। तो पहले सीरियल बताना है कि पहले क्या क्या होता था। तो पहले परगना, देखो किसमें, आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है, आरोही क्रम में सेट करना है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में ये होता था कि पहले जो था, जो सबसे छोटी इकाई है, बेसिकली आप ऐसा समझो कि सूबा होता था, सूबा ये सबसे बड़ी इकाई होता था। उसके अंडर में सूबा का जो ये होता था वो सरकार, फिर सरकार के अंडर में क्या होता था, परगना, फिर परगने के अंडर में क्या होता था, गांव, परगने के अंडर में क्या होता था, गांव होता था। तो ये पूरा सीरियल, पहले एक गांव, फिर परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। यानी कि सूबा क्या होती थी, सबसे बड़ी इकाई होती थी प्रशासन का मध्यकाल में। गांव, परगना, सरकार और सूबा, ये ऑर्डर थे उनके। शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच में गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई पड़ा। तो इसके संदर्भ में क्या दिखाई पड़ता है कि मुगल संपूर्ण मराठा क्षेत्र से जजिया कर वसूलने लगे, नहीं। पेशवा मराठा साम्राज्य में कार्यकारी प्रधान बन गए। ठीक है, ये भी बात सही है, क्योंकि जो पेशवा था वो मराठा साम्राज्य का क्या बन गया, कार्यकारी प्रधान बन गया, और पेशवा का पद क्या हो गया, मजबूत हो गया। निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो सरंजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व से। किससे संबंधित है, सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित है, मराठा भू राजस्व से संबंधित है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा असत्य है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में असत्य बताना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी, नहीं भाई साहब, यही तो दिक्कत थी। वे सरकारी कंपनी थी। लुई 14वां का एक मंत्री था कोलबर्ट, उसने इसको बनाया था, तो यही हमें मिल गया। फिर आगे क्या ही देखें। गवर्नर डुप्ले के समय फ्रांसीसियों दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पे थी। ठीक है, ये बात सही है। वांडीवाश के युद्ध में पेरिस की संधि के तहत में 1760 में हुआ था ये, जिसके तहत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व भारत में क्या हो गया, लगभग समाप्ति हो गया था, क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से फ्रांसीसियों को पछाड़ा हुआ था। अगला है कि भारत में यूरोपियों के आगमन के संदर्भ में विचार करना है, और इसमें डच खोजकर्ता ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। हाँ ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी पुर्तगालियों ने, तो ये बात सही है। तो हमें बताना क्या है, सही नहीं यानी कि गलत बताना है। तो भाई साहब डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के लिए, नहीं भाई साहब, पहले तो पुर्तगाली ही आए थे, इसका मतलब सही नहीं है। तो एक बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के संदर्भ बताना है। कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बताना है हमें। कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया जाने वाला धन, दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अच्छा, सही है बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण के खर्च में किया जाने वाला धन। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना, बिल्कुल यही चीज है। ठीक है, यानडूब की संधि किससे संबंधित है। याद रखिएगा, जो ब्रिटिश और म्यांमार, बेसिकली बर्मा के बीच में हुआ था। 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, और उसी समय ये 1826 में
1826 में दोनों देशों के बीच में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1826 में यानडोब की संधि की गई थी, ब्रिटिश भारत के बीच में और म्यांमार के बीच में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम आंग्ला जो युद्ध था उसका तात्कालिक कारण था बर्मा के राजा जो थे वो बर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया गया था। शाहीपुर द्वीप को कब्जा कर लिया गया था, जिसके द्वारा ये समस्या हुई थी, क्योंकि उसमें तेना सरीम और अराकान और मणिपुर की जो वर्मा थे, मणिपुर को वर्मा ने बेसिकली जीत लिया था, जिसके बाद में ये कन्फ्लिक्शन हुआ था। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, तो ठीक है, लैप्स पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है, तो लैप्स पॉलिसी का पर्पस क्या था? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को क्या करना? बढ़ाना। ठीक है, ये उसका मेन पर्पस था। तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, यह किसने शुरू किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चलिए मैं बता देता हूं, इसको शुरू किया था डलहौजी ने। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आरोप पर किया गया है? तो ये तो सबको पता होगा, कुशासन का आरोप किया गया था। कुशासन के आरोप पर अवध को मिलाया गया था। ठीक है, 1856 में इसे क्या कर लिया गया था? हड़प लिया गया था 1856 में कुशासन के आरोप पर, कि भाई राजा शासन ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए। निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली फुतुल मुजाहिदीन लिखी है? तो ये एक मिलिट्री वो है, बेसिकली इसके रूल एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। फुतुल मुजाहिदीन किसने लिखा है? तो फुतुल मुजाहिदीन लिखा है जैनुल आबिदीन सुस्तरी ने। जैनुल आबिदीन सुस्तरी ने क्या किया है? इसको लिखा है। पश्चात दमन और संकेंद्रण की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? पश्चात दमन और संकेंद्रण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो याद रखिएगा ये कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा अपनाई गई थी? कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, कबायली वाले इलाकों में जब अटैक हुआ था 1901 के आसपास में, तो उस समय ये अपनाया गया था कर्जन के द्वारा। स्वाभाविक बारिश के न होने पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन किस रियायती राजा का विलय नहीं किया गया था? तो किसका नहीं किया गया था? सतारा का तो कर ही लिया गया था, तो करौली का नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? करौली। ठीक है, हालांकि उसका भी कोई शासन वारिश नहीं था, उसके बावजूद भी उसका लैप्स नहीं किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योग के बारे में सही नहीं है? तो भारत के उद्योग के बारे में, औपनिवेशिक उद्योग के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। तो भारत के औपनिवेशिक उद्योग के बारे में जो सही नहीं है वो ये है कि सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम थी। ठीक है, ये सही नहीं है, सरकारी सहयोग नहीं मिलता था उस समय। जो देसी लोग थे उन्होंने अपनी इस चीज को क्या किया था? बढ़ाया हुआ था। चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कि स्थिरवादी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि रीजन बताना है। तो रीजन क्या हो सकता है? 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश की वृद्धि स्वीकृति नहीं थी। ठीक है, रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कलोचित प्रतीत। हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है? डी, यानी कि चारों सही है। भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो रैयतवाड़ी जो चीज़ है उसको शुरू किया गया था, रैयतवाड़ी का प्रयोग किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, टॉमस मुनरो और ये सब भी सब चीज़ों में क्या थे? इंक्लूड थे, है ना। पहली बार कहाँ लागू हुआ था? तो ये सब पहले बार बारामहल जिले में लागू हुआ था। बारामहल जिला। और कितने % भूभाग पर लागू हुआ था ये? तो याद रखिएगा, ये जो रैयतवाड़ी है वो 51% भाग पर लागू हुआ था। देश के 51% भाग पर ये लागू हुआ था रैयतवाड़ी पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औपनिवेशिक भारत में रेल की नहीं है? रेल की विशेषता नहीं है, ये बताना है। भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की रक्षा करना था। 15% के गारंटीड ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया, जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से क्या होगा? देय होगा। आपको बताना क्या है इसमें? सही नहीं है। ठीक है, इसके बताना है।
ठीक है। तो 15% की गारंटीड ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी किया गया जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से देय होगा। ये थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये 15% की गारंटीड ब्याज पर नहीं की गई थी। ये मैं इसमें श्योर था कि 5% की गारंटीड ब्याज पर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 5% की ब्याज पर तय किया गया था। 15% बहुत ज़्यादा होता है। कैलिको, कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कैलिको ये एक कपड़ा होता था बेसिकली, जो भारत से यूरोप को क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था, कैलिको। ददनी प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ददनी प्रथा के बारे में बताना है आपको कि ददनी प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहां देखिए, दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलित रूप थी, नहीं भाई। व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता संबंधित था, हाँ ठीक है। मुगल कालीन ठीक है, नहीं है, मुगल कालीन ठीक है, नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली जो पूंजीगत सहायता होती थी, इसी को ही क्या कहते थे? ददनी प्रथा कहते थे, ददनी प्रथा कहते थे, ठीक है। सूपा विद्रोह, तो सूपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सूपा विद्रोह हुआ था पूना में, ठीक है। पूना में यहाँ पर कुछ जो वो थे बेसिकली व्यापारी थे, वो साहूकार के खिलाफ में रैयतवाड़ी व्यवस्था में न देने, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में टैक्स न देने के विरोध में विद्रोह किए थे, जिसका नाम था सूपा विद्रोह। तो याद रखिएगा, सूपा संबंधित है पूना से, सूपा विद्रोह पूना में हुआ था। भारतीय ब्रिटिश भू राजस्व नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। मूलतः क्या थी? भिन्न थी। अगला चीज वो कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित करने दी जाने वाली वस्तु बना दिया। अस्थायी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ प्लान था नहीं देश में। ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित करने वाली वस्तु बना दिया, हाँ ठीक है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट। दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दामिन ए कोह का संबंध संथाल परगना से। किससे है? दामिन ए कोह का संबंध संथाल परगना से। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? तो 1857 के दौरान जो सब अंग्रेजों ने किस पर दोबारा कब्जा किया था? तो दिल्ली पर किया था, ठीक है, दिल्ली पर किया था। इंसिडेंट सबको याद होगा ही, बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके रंगून भेज दिया था और उसके जो राजकुमार थे उनकी वहां पर गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषता कहते हैं? तो दयालु सज्जन एक ही आदमी है जिसका नाम है, ये देखिए पहले, निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया जाता है? तो क्लीमेंसी किया जाता है किससे? तो कैनिन को किया जाता है, ठीक है। दयालु क्लीमेंसी किसको बुलाया जाता है? कैनिन को। 1857 के विद्रोहियों पर क्रूर कार्रवाई न करने के कारण, जो लोग विद्रोही थे उनको चाहते तो, लॉर्ड कैनिन का कार्यकाल था, चाहते तो बहुत क्रूरता से इस चीज़ का दमन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत क्रूरता नहीं दिखाई दमन में, तो पकड़ने के बाद इसीलिए उनको क्या बोलते थे? दयालु की विशेषण दिया गया था। दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? तो दक्कन दंगा आयोग का संबंध है किसानों के ऋणग्रस्तता से, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांगे थी? तो तेभागा की जो मांगे हैं वो ये था कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधा भाग से कम करके कितना कर देना है? 1/3 कर देना है। यही उनकी मांग थी तेभागा आंदोलन की। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, तेभागा आंदोलन 1946 से लेकर के 50 तक, आज़ादी के पहले से चला है और आज़ादी के बाद एक तक चला है। 1946 से लेकर के 50 तक मेन मोटो क्या था? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसलों के आधे से कम करके 1/3 करना है। 64 बताना है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो इसके द्वारा जो किया गया था, देखिए यहाँ प्रश्न है कि संथाल परगना नामक कार्य क्षेत्रों का सृजन किया जाएगा, ठीक है। किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि हस्तांतरण करना गैर कानूनी हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी क्या है? सही। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय के संदर्भ में लिखा है?
तो नील दर्पण के बारे में बताना है, तो नील दर्पण से नाम से प्रतीत हो रहा है नील, तो किससे होगा, नीलहों से होगा, नील उत्पादक किसानों से होगा इसका संबंध। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे, तो यंग आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो है हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो थे इसके प्रवर्तक। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था, तो थियोसॉफिकल गतिविधियों से संबंधित नहीं था एओ ह्यूम्स, क्योंकि एओ ह्यूम्स कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी संबंधित हैं एचपी ब्लावात्स्की, कर्नल एचएस अल्काट और एनी बेसेंट, ठीक है, इतने लोग उससे संबंधित। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है, लोक उपहितवादी बुलाते हैं गोपाल हरि देशमुख साहब को, गोपाल हरि देशमुख को। आधुनिक भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज सुधार के उद्देश्य से भारत सेवक समाज की स्थापना की, ठीक है। अगला कह रहा है कि राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिवदयाल साहब ने 1866 में किया था आगरा में, ठीक है, ये भी बात सही है, शिवदयाल साहब ने किया था, राधा स्वामी 1866 में किया था। सर सैयद अहमद ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका अपने विचारों का आदान प्रदान किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नाम देखिए, चौथा देखिए, कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह के समर्थन एवं समाज सुधार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए उद्दंड मार्तंड, नहीं भाई साहब, आप जरा इस पर गौर कीजिए, तो उद्दंड मार्तंड इनकी लिखी वो नहीं है, पत्रिका नहीं है। उद्दंड मार्तंड को लिखा था जुगुल किशोर ने, किसने लिखा था, जुगुल किशोर के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। जो राजा राम मोहन राय का वो था संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार चलाते थे, बेसिकली वो मिरातुल अखबार। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था, ये भी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये पूछे जाने की संभावना क्या है, बनेगी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया था। इस कानून का विरोध किसने किया था बेसिकली, तो याद रखिएगा इस कानून का विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने खुद ही। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भैया ये बेसिकली ये शुरू किसके द्वारा किया गया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट शुरू किया था जो मालाबारी हैं बम्बई के पारसी बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से क्या हुआ था, इसको शुरू किया गया था। इसके माध्यम से जो लड़कियों की एज है लड़कियों की जो शादी की एज है उसको 12 वर्ष किया गया था। कितना वर्ष कर दिया गया था, 12 वर्ष कर दिया गया था। और इसीलिए तिलक ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए जो सुधार है वो भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए, न कि विदेशियों द्वारा। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध इसलिए नहीं हुआ था कि एज कम किया, बल्कि इसलिए हुआ था कि भारत में सुधार जो हो रहा है ना वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ना कि किसी विदेशी आदमी हमारे यहाँ आकर के क्या करे, वो करे। लोकहितवादी, तो लोकहितवादी किसको बुलाते थे, तो लोकहितवादी बुलाते थे गोपाल हरि देशमुख को। ऊपर भी यही था क्या, अच्छा लोकहितवादी था, लोकहितवादी, ठीक है। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य के पर हेतु खोला था, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि किस उद्देश्य के लिए खोला था। जो सिविल सेवा के युवा थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया था। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा खोला गया था, लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा खोला गया था 1800 में। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखों के संदर्भ में बताना है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। विल्किंसन ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। तो भाई साहब इसमें से सत्य तो एक भी नहीं है, ठीक है, सत्य तो क्या है, एक भी नहीं है, दोनों क्या हैं, असत्य हैं। क्योंकि भगवत गीता जो है ये उल्टा कर दिया है इसने, विल्किंसन का नाम यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि विल्किंसन ने जो गीता है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। तो इस बात का याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स बनाएगा और भगवत गीता कौन बनाएगा, विल्किंसन करेगा। जबकि पहला
ऐसा जो साहित्य था जिसका हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ था वो था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। चौथे, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल कैट में से सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाया गया? तो ये प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने का ये लाया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 10 रुपए से कम मासिक आय वाले परिवार के बच्चों को क्या गया था? निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव इसमें रखा गया था इंपीरियल काउंसिल में। ठीक है, जो बेचारे एक कम 10 रुपए से जो कम आय वाले परिवार हैं उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का कार्यक्रम शुरू किया था इंपीरियल काउंसिल के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले। लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लॉर्ड मैकाले के बारे में बताना है। सरकार ने कहा कि वह, तो ये ठीक है, असत्य बताना है, यही है। असत्य क्या है? यही है। सरकार ने कहा कि वह जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अधोगामी निष्कर्ष सिद्धांत को अपनाने की बात की गई थी, ये सही है। और पाश्चात्य विज्ञान साहित्य को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी, ठीक है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया, ठीक है, ये भी सही है। तो सब सही है। गलत क्या है? सरकार ने कहा कि जनसाधारण शिक्षा का दायित्व स्वयं ग्रहण करे, ये क्या है? गलत है। कांग्रेस का महल भरभरा है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये बड़ा फेवरेट सा स्टेटमेंट है। ये किसका है? तो ये था कर्जन का। किसका था? कर्जन का स्टेटमेंट था, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता, कम्युनिस्ट लीडर नहीं है? तो बताना है कि कम्युनिस्ट लीडर कौन नहीं है। तो कम्युनिस्ट लीडर पीसी रे नहीं है, एसएस डांगे भी हैं, मुजफ्फर अहमद भी हैं, सिंगारवेलु भी हैं। कौन नहीं है? तो पीसी रे नहीं है। बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। ठीक है, ये सही, कौन सा सही है ये बताना है ना। ठीक है, सही बताना है। कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री थे। नहीं भैया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। नहीं भैया। अब देखो ध्यान से, वो गरम दल के नेता थे क्योंकि लाल बाल पाल, ठीक है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और कौन? बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, ये तीन के तीनों क्या हैं? गरम दल के सदस्य हैं। गरम दल के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग करके राष्ट्रवादी विचारकों को प्रचार प्रसार के लिए किया था? ठीक है, धार्मिक उत्सव तो याद है, तिलक जी ने दोनों काम किए हैं। तिलक जी ने गणेश उत्सव भी मनाया है, गणपति उत्सव मनाया है और शिवाजी उत्सव, शिवाजी जयंती को बेसिकली महाराष्ट्र में हिंदुओं को जोड़ने के काम के लिए, मराठाओं को उसके लिए किया था। बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आयोजित किया गया। इनमें से कौन सा एक व्यक्ति तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? तो तमिलनाडु में जिस समय यहाँ भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, उस समय तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे चिदम्बरम पिल्ले। कौन कर रहा था? चिदम्बरम पिल्ले ही कर रहे थे उस समय इसका वो, जबकि इनका साथ सुब्रमण्यम शिवा और भी अन्य लोगों ने क्या हुआ था? दिया हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है। कह रहे कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं के विरोध के बावजूद इसका समर्थन किया गया था। नहीं भाई, नरमपंथी नेता क्यों इसका विरोध करेंगे? नरमपंथी नेता तो खुद इसके फेवर में थे। यद्यपि इस आंदोलन का विस्तार बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र पंजाब तक था, फिर भी वह दिल्ली से छूता रहा। ये भी गलत। ठीक है, नरमपंथी चाहते थे कि इसका विस्तार केवल बंगाल में रहे, जबकि जो गरमपंथी थे वह चाहते थे कि इसका विस्तार क्या हो? बंगाल के बाहर भी हो। यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका, न तो एक न ही दो। यूएसए में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ करने के लिए चुना था? बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन से नगर को चुना था सशस्त्र विद्रोह करने के लिए भारत में? किस पार्टी ने? गदर पार्टी ने। 1913 में ये पार्टी बनी है। तो इसने अपने टारगेट किया हुआ था सशस्त्र विद्रोह के लिए पंजाब को। किसको किया हुआ था? पंजाब में बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये पंजाब के भूतपूर्व किसान ही थे, जो सोहन सिंह भकना वगैरह और रामदासपुरी, करतार सिंह, ठीक है, बाबा रामचंद्र, ये सब पूर्व सैनिक या पंजाब, तो इसीलिए उन्होंने अपने क्षेत्र को टारगेट किया, यानी कि पंजाब को टारगेट किया था। पंजाब से ही इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन
अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा का परिषद का गठन किया था जेएम सेनगुप्ता ने। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, तो जानते हैं आप लोग कौन करेगा, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल दोनों का। 85 वाला देखिए, 85 में कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत आपको बताना है। तो हाट टोला आंदोलन उत्तरी बंगाल में चलाया गया था, जिसमें हाट में भूस्वामियों द्वारा किसानों से लिए जाने वाले करों का विरोध किया गया था। वर्ली जनजाति, इसमें बताना क्या है, गलत बताना है। तो इसमें जो है वो वर्ली जनजाति साहूकार, जंगलों, ठेकेदारों और धनी किसानों के विरोध में 45 में दूर किया गया, ठीक है। धोबी नाई बंद नमक भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख अंग था। नहीं भाई साहब, इसमें याद करिए जो धोबी या नाई धोबी आंदोलन है ये 1918 और 1919 के आसपास में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ है, ठीक है। यह बेसिकली जमींदारों और जो किसान हैं उनका बहिष्कार, जो जमींदार हैं या ताल्लुकदार हैं उनका बहिष्कार करने के लिए किया गया था। नाई धोबी आंदोलन में नाई और धोबियों ने एक साथ मिलकर के इसको अंजाम दिया हुआ था। अगला है कि स्वामी रामानंद तीर्थ संबंधित है, तो स्वामी रामानंद तीर्थ संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह है हैदराबाद रियासत में चले आंदोलन से संबंधित है। 1901 में बंबई की विधान परिषद में एक विधेयक पेश हुआ जिसका उद्देश्य किसानों को भूस्वामित्व अधिकार छीन लेना था ताकि वे शादी विवाह और त्योहारों पर फिजूल खर्ची न कर सके। इस विधेयक का किस राष्ट्रवादी के द्वारा जोरदार विरोध किया गया था, तो इसका विरोध किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसका विरोध किया गया था, ठीक है। जबकि इसके मेहता के और सहयोगी के रूप में इसमें गोखले और ये रामकृष्ण और डी.ए. खरे वगैरह ये सब क्या किया था, शामिल थे। सालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नौरिश के मत के विरुद्ध में टिप्पणी करने पर किस राष्ट्रवादी नेता को कारावास की सजा हुई थी। हाँ, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कारावास की सजा हुई थी, ठीक है, सालिग्राम की प्रतिमा पर मत के विरुद्ध में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया है, तो ये किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा है, तो उन्होंने ऐसा कहा था कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में कहा था, कांग्रेस के बारे में, कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते रहे। इंडियन ओपिनियन तो सबको पता होगा किसका है, प्रथम संपादक कौन थे ये पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो प्रथम संपादक थे इसके मनसुख लाल नजर इसके क्या है, प्रथम संपादक थे, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी इसमें आए और 1904 से गांधी जी इसको पब्लिश करने लगे पत्रिका को। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। भारत की स्वतंत्रता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपनिवेशिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई। फिर अगला कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे, तो इसमें सही बताना है। तो इसमें सही होगा कौन सा, तो इसमें सही होगा सी, दोनों सही हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने नहीं किया था, और जब ये हुआ था तो उस समय गांधी जी यहाँ नहीं उपस्थित, गांधी जी, ठीक है, उस समय गांधी जी कलकत्ता में थे। पंजाब नौजवान सभा के संदर्भ में सर्वाधिक संक्षिप्त वर्णन क्या होगा, उसकी आकांक्षा थी कि क्यों ये बनाया गया, तो याद रखिएगा इसको 1926 में बनाया जाएगा। 1926 में भगत सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था पंजाब नौजवान सभा। इसका मेन मोटो क्या था, तो इसका मेन मोटो था कि युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच में राजनीतिक क्या करें, कार्य करना, इसका क्या था, मेन मोटो था। चटगांव समूह के बारे में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो चटगांव के बारे में सही नहीं है, ये कह रहा है कि ठीक है, बाकी सब चीज़ें इसमें क्या है, सही है। इसमें गड़बड़ है कौन सा, ये इसके नेता शूरसेन समूह में जोड़ने से पहले ढाका में वकील थे। नहीं भाई, शूरसेन ने
कोई वकालत नहीं की है। यह पेशे से शिक्षक थे, टीचर थे सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन पेशे से क्या है, ये शिक्षक हैं। ठीक है, और चटगांव में एक कांग्रेस के जो थी जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव भी थे। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो बटलर कमेटी ये तो सभी जानते होंगे। सरकार, ऑप्शन डी होगा इसमें, ऑप्शन डी होगा बटलर कमेटी के लिए, क्योंकि ये सरकार और देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारने के लिए। रेडक्लिफ हर किसी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसमें से सही बताना है आपको, तो सही केवल दो है, क्योंकि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षा एनी बेसेंट बनी थी। अलीगढ़ में जमिया मुस्लिम इस्लामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार में विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के समय हुआ, तो ये सब हुआ था असहयोग आंदोलन के समय 1919-1920 के आसपास में इन सभी की स्थापना क्या किया गया था असहयोग आंदोलन के समय। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, मिलिया इस्लामिया, सब सारी चीज़ें। 29 जुलाई 1976 को मुस्लिम लीग ने किस वजह से कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने से मना कर दिया था, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेहरू साहब, उनका एक बयान आया था कि भावी निर्णयों पर संविधान सभा का प्रभुत्व क्या होगा, अधिकार होगा, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। चटगांव शस्त्रागार में हमले का नेतृत्व किसने किया था, तो चटगांव शस्त्रागार में हमले का नेतृत्व किया गया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने। ठीक है, सूर्यसेन वाला बेसिकली गुट था इसमें। सांप्रदायिक पंचायत भारतीय मताधिकार संबंधी से लोथियन समिति भी कहा गया है के निष्कर्षों पर आधारित थी। पूना समझौते को सांप्रदायिक पंचायत के स्थान पर नए अधिनियम के रूप में लाया गया था। नहीं भाई, कोई अधिनियम नहीं था बेसिकली। क्वेश्चन इसमें कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में जो आया था हुआ था रैमजे मैकडोनाल्ड के रूप में। ठीक है, अगला है कि आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा था, तो आरंभिक टाइम पीरियड था उस समय गांधी पर प्रगामी पंथ यानी हिंदू और इस्लाम के संगम का, मतलब दोनों का उत्थान करना है, ऐसा कॉन्सेप्ट था गांधी जी का शुरू में। इस विचारधारा से वो प्रभावित थे। ठीक है, तो प्रगामी बोल सकते हैं दोनों पंथों के बारे में। सेब्रस की संधि प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई है, तो सेब्रस की जो संधि है उसके प्रकाशन फलस्वरूप में कौन सी घटना हुई थी, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसको जरा समझ लें हम। तो ये समझिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा तुर्की की हार के बाद में भारतीय मुस्लिम समुदाय इसके भविष्य को लेकर के क्या कर रहा था, चिंताएं व्यक्त कर रहा था, और उसी समय खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और जो गांधी जी थे वो सेब्रस की संधि के प्रकाशन के बाद में जो असहयोग आंदोलन, मुस्लिम जो नेताओं थे उनको असहयोग आंदोलन से जुड़ने का वो किया हुआ था, सुझाव दिया। ठीक है, तो वही था बेसिकली। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध खान गफ्फूर खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, तो इसको तो सब लोग पता ही होगा, कौन सा होगा, लाल कुर्ती रेड शर्ट। कामागाटा मारू एक क्या है, कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के तो किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी, तो काकोरी केस के इसमें गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या हुआ था, वो उनको बचाने का जो संघ बना था वकीलों का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह किसका वक्तव्य था, तो यह किसका था, इनका जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का था। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था, तो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गए थे चंद्रशेखर, क्योंकि वो वहां से भाग गए थे। अगला है कि भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था,
तो ये तो सबको पता होगा कि ये सब चीज़ें हुई हैं वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, जिससे दीवानी के जरिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की शुरुआत किया था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकल्प के पीछे निहित कारकों के निम्नलिखित से कौन सा कथन क्या है? असत्य है, असत्य बताना है। तो इसके बारे में असत्य है, देखिए रिपन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति है। भाई रिपन कब से प्रतिक्रियावादी नीति देने लगा? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने के संदर्भ में विचार कीजिए। 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, ठीक है। दो वास्तुकार एडविन लुटबर हर्बर्ट बेकनर ने नई दिल्ली और यहाँ की इमारतों को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया था। तो इसमें बताना है कि सही कौन सा है। तो सही है केवल दो, केवल कौन सा? दो, ठीक है। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी? अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी थी किसके कार्यकाल में? तो विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में बना था। ऐसा हुआ था किसके कार्यकाल में? विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था। किसमें कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय गीत काव्य सांग्स-फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो सांग्स-फ्रॉम प्रिजन से संबंध किसका है? तो ये संबंध था मोहनदास करमचंद गांधी का, भारतीय प्रशासन गीत काव्य। किस गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर वो बुलाया था? तो ऐसा किया हुआ था डफरिन ने। डफर ने कहा था कि कांग्रेस क्या है? अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का क्या है? प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। थॉमस मुनरो का मद्रास के किस टाइम पीरियड से वो मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से लेकर के 27 तक, 1820 से लेकर के 27 तक वो क्या रहे? मद्रास के गवर्नर रहे थॉमस मुनरो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अधीन भारतीय शाहियों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? तो ये तो सभी जानते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। 1919 के द्वारा क्या किया गया था? भारत शासन अधिनियम पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में कौन सा असत्य है? असत्य बताना है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामले और उनके प्रशासन पर नियंत्रण हो गया, ठीक है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ठीक है। इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को गृह युद्ध कूटनीतिक निर्णय लेने के लिए क्या कर दिया था? स्वतंत्र कर दिया था। अगला देखिए, इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल और 30 सदस्यों वाली काउंसिलिंग के हाथों में दे दिया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए, ये कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने का स्वतंत्र कर दिया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, निर्णय वही लोग लेते थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में बताना है आपको। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोन कार्टिक्स थे, हाँ ठीक है, क्योंकि डुअल जो शासन है इसको लियोन कार्टिक्स ने दिया। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को दो भागों में, केंद्रीय और पार्थिव विषय, सभी विषयों को नहीं भाई साहब, दो भागों में नहीं, कुछ आरक्षित विषय भी रखे गए जो गवर्नर जनरल के पास रहेंगे। इसका मतलब गलत कौन सा है? बोला गलत है, केवल इसमें से सही होगा केवल एक, ठीक है। आरक्षित विषय भी बने थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती की परीक्षा का प्रावधान होने लगा? तो आईसीएस की भर्ती का प्रावधान होने लगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत में परीक्षाएं आयोजित होने लगी। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार किया वो हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1919 में कहा हुआ था। 1835 सैटेलाइट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था, केवल 2। एलिफेंटा द्वीप के बारे में बताना है कौन सा सही है। यह विशाल हाथीनुमा संरचना वाले वो बेसिकली हैं। तो वहाँ पाए जाने के बाद ब्रिटिश भारत द्वारा इसे यह नाम दिया गया है। इसमें सही बताना है तो इसका सही है, यह पाशुपत संप्रदाय पद से संबंधित है, बाकी सब क्या है? गड़बड़ है। एहोल वास्तुकला के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो एहोल जो वास्तुकला है उसके बारे में गलत डी है, क्योंकि भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोट में आने वाले एहोल मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो एहोल मंदिर क्या है? महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। एहोल मंदिर आपका है कर्नाटक में। कहाँ है एहोल मंदिर? कर्नाटक में। इसलिए ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बाकी इसको आप लोग देख सकते हैं। चालुक्यों ने बनवाया था। एहोल को मंदिरों का नगर कहते हैं। एहोल के हिंदू गुहा मंदिर में सबसे सुंदर सूर्य का मंदिर है, जिसे लाड खां कहते हैं। एहोल में ही रवि कीर्तन जितेंद्र का मंदिर बनवाया था, जिसे मेघुती मंदिर कहते हैं।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में पंचायतन शब्द किसको दिखाता है? पंचायतन। तो पंचायतन क्या है? मंदिर रचना की एक शैली है बेसिकली पंचायतन शैली। द्रविड़ नागर बेसर शैली क्या है? ये सब क्या है? मंदिर वास्तुकला की 3 क्या है? प्रमुख शैलियाँ हैं। पटक्कल विचार के मंदिरों के संदर्भ में क्या कीजिए? विचार करना है। इसमें विचार पापनाथ मंदिर का बुर्ज उत्तर भारत की शैली पर बना है, हाँ ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारत की शैली में बना है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला में गोपुरम, गोपुरम किसको दिखाता है? तो गोपुरम बेसिकली क्या होता है? गोपुरम जो मंदिर के प्रवेश द्वार होते हैं, जहाँ से मंदिर में एंट्री करते हैं, उन्हें कहते हैं गोपुरम। मेन गेट जो होता है मंदिर का, गोपुरम मुख्य द्वार। ठीक है। अगला है कि विचार कीजिए, अलाई दरवाजे में एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया पहला सही गुंबद है, ठीक है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ढालू दीवारों पर है, ठीक है, दोनों। मुगल पित्रादुरा क्या है? पित्रादुरा, तो पित्रादुरा क्या है? तो ये संगमरमर बेसिकली ये क्या है? ये संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि जिसपे पक्षियों और फूलों की आकृतियां क्या की जाती हैं? बनाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? तो चोल राजाओं द्वारा जो मंदिर बनाया गया था उसका नाम था बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर चोल राजाओं द्वारा बनाया गया था। मीनाक्षी मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। घमेख स्तूप कहाँ है? घमेख स्तूप है निर्माण काल के कौन सा राजवंश स्थापित नहीं है? तो उस समय चालुक्य बेसिकली कह सकते हैं। घमेख कहाँ का है? सारनाथ का है, सारनाथ का है। इसकी नींव जो है वो अशोक के कार्यकाल में रखी गई है। घमेख का अशोक के कार्यकाल में रखी गई है और इसका विस्तार जो एक्सटेंड किया है वो कुषाणों के कार्यकाल में हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको जो संबंधित नहीं है वो कौन है? चालुक्य नहीं है, ठीक है। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? राइटर्स बिल्डिंग, तो ये पश्चिम बंगाल का जो वो है सचिवालय भवन, उसको राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। अमरावती मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए अमरावती मूर्ति कला के बारे में। तो कह रहा है कि इसमें भावनात्मक मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। यह शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण में विकसित की गई है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी क्या है? इसमें ऑप्शन सी होगा, दोनों बातें क्या है? सही है। सुप्रसिद्ध चित्र वणीठणी, वणीठणी क्या है? तो वणीठणी एक किशनगढ़ शैली है। कहाँ की शैली है भैया? वणीठणी जो है वो किशनगढ़ की शैली है, ठीक है। मोनालिसा कहा जाता है इसे, मोनालिसा। चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित निम्नलिखित में से विचार कीजिए, ठीक है। विचार करना है, ठीक है। इसका भी क्या है? सॉरी, एक मिनट रुकें ज़रा आप लोग, यहाँ के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये जो वणीठणी है ये यहाँ की नहीं है। वणीठणी जो है वो किशनगढ़, हाँ ठीक है, किशनगढ़ तो बेसिकली किशनगढ़ राजस्थान में ही है, तो यह राजस्थानी का है, एक राजस्थानी शैली है, ठीक है। अगला देखिए, ये किशनगढ़ शैली की बात कर रहे हैं, इसमें चित्रकला, इसमें क्या बताना है आपको, तो आराम से पाउश करके आराम से देखिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसमें ऑप्शन सी क्या है? सही है। चित्रकला और शावंत सिंह और उसकी प्रेमिका वणीठणी के जीवन मिथकों प्रेम संबंध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। इस शैली में राधा और कृष्ण के भक्तिमय और कामुक संबंधों पर भी क्या हुए हैं? कई चित्र बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया गया है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए गए स्रोतों का संकलन है? किसके बारे में स्त्रियों द्वारा? तो थेरी गाथा जो है, थेरी गाथा कहा जाता है कि ये बौद्ध ग्रंथ का है बेसिकली, और इसको महिलाओं ने गाया हुआ है। बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व जो पद्मपाणि है उसका बताना है किसके बारे में? सर्वाधिक प्रसिद्ध और चित्रित गुफा कौन सी है? तो अजंता में है, ये तो ऐसे पता है, अजंता में। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है आपको। तो इसमें दोनों क्या हैं? दोनों सही हैं, दोनों सही हैं कि धर्म व्यक्ति के दायित्व, और धर्म जो है वो व्यक्ति के दायित्वों स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत क्या था? मूलभूत भौतिक निधान था जो सृष्टि एवं उसमें निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप से क्या होता था? संचालित होता था। वीर शैव परंपरा का संबंध किस राज्य से है?
तो वीरशैव परंपरा का संबंध कर्नाटक से है, कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक के बसदी संबंधित हैं। बसदी किससे संबंधित है? तो जैन मठ केंद्रों से संबंधित है। बसदी बोलते हैं जैन मठ केंद्रों को कर्नाटक में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में परिमिता शब्द का सही बताना है। परिमिता शब्द का अर्थ क्या है? तो परिमिता शब्द का अर्थ होता है कि परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ हो, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमिता कहते हैं। पावाकुथु, पावाकुथु क्या है? पावाकुथु यमनपुरी एवं रावण छाया का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कठपुतली प्रतिकला है। ये कठपुतली प्रतिकला है, कला है ये। पावाकुथु, यमपुरी और क्या? रावण छाया। राग के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, औढ़व राग में 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। मेघ राग प्रातः काल में गाए जाते हैं। भैरव राग की मुसांगी की जाती है। कौशिक राग को तीसरे पहर में गाया जाता है। नहीं भाई साहब, कौशिक जो है, ये कौशिक वाला, ये रात्रि में गाना जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कौशिक। भारत का चांगथांग क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का चांगथांग जो है वो पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। चांगथांग क्षेत्र ना पश्मीना ऊन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये है कहाँ? तो ये है लद्दाख में। कहाँ है ये लद्दाख में है। लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र पश्मीना ऊन। गंगई कोंड चोलपुरम किसके लिए फेमस है बेसिकली? तो अच्छा, ये बताना है कि किस चोल शासक के शासन काल में किया गया था इसकी स्थापना? तो याद रखिए, इसकी स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया है। गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की घटना की व्याख्या किया था, ठीक बात है। मेघदूतम कालिदास की पद्यात्मक रचना है। इसमें बताना है कि सही कौन सा है, तो सही क्या है? दोनों है, दोनों, ये भी है, ये भी है। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित करक्कीडनम क्या है? करक्कीडकम क्या है? करक्कीडकम क्या है? तो करक्कीडकम एक मलयालम कैलेंडर का आखिरी माह जिसे रामायण माह कहा जाता है, वही है करक्कीडकम। मलयालम कैलेंडर है, आखिरी माह जिसे क्या कहते हैं? जिसे रामायण कहते हैं, ठीक है। अगला और लास्ट सवाल है, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में दीपमालिका से क्या आशय है? तो दीपमालिका क्या है? दीपमालिका एक त्यौहार है, ठीक है। ये जैनियों का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे कहते हैं दीपमालिका। किसका है? जैन धर्म वालों का है, जैन धर्म वालों। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग अगले टेस्ट सीरीज को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।